दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 18। दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? देखिए, BIOS, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर या CD। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, BIOS। आप जान लीजिए, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच BIOS करता है। और BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा, BIOS जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है उसका पूरा रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? देखिए, ऑप्शन है आपके इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट या कंट्रोल। इनपुट और प्रोसेस, प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट या इनपुट, स्टोर, आउटपुट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल नामक मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा या पंजाब। तो सही उत्तर है ओडिशा। आप जान लीजिए दोस्तों, 17 अगस्त 2021 को ओडिशा सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजक अनुबंध समाप्त होने के बाद अगले 10 वर्षों के लिए वो पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वें IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस या फिर सनराइजर्स हैदराबाद। तो सही उत्तर है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए IPL 2022 के फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल को हराकर गुजरात टाइटंस विजेता बना था और फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो आप जानते हैं महासागर। आप जान लीजिए दोस्तों, इन सभी विकल्पों में से मरुस्थल, पर्वत, महासागर और वन में से देखिए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? देखिए, रियो डी जेनेरो में, नैरोबी में, क्योटो में या फिर न्यूयॉर्क में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से किसको? देखिए, कोल यानी पत्थर कोयले को, चारकोल यानी लकड़ी के कोयले को, डीजल या मिट्टी के तेल को या फिर CNG को। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि फ्लाई ऐश जो है ये कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। तो कोल यानी पत्थर के कोयले से जो उत्पन्न प्रदूषक है वो फ्लाई ऐश है। इसमें सूक्ष्म कण होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो कोयला आधारित ताप विद्युत घर होते हैं वहाँ से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों के श्वसन संबंधी रोग होते हैं। ये जो फ्लाई ऐश है पौधों की पत्तियों पर जब जम जाता है तो प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है और वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही सुमेलित है, आप जान लीजिए। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम सही सुमेलित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल सही सुमेलित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिमलीपाल जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और आप जान लीजिए इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। याद रखिएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है और ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? देखिए, घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या फिर आनुवंशिक भिन्नता के। तो सही उत्तर हो जाएगा जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र। आनुवंशिक भिन्नता के आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उनको संरक्षण यानी आवास और संरक्षण दोनों ही प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण के रूप में शामिल था? ऑप्शन देखिए, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर। तो सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों कौन सा सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप बताइए। सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर, ऑप्शन डी। और आप जान लीजिए दोस्तों, मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सव के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी और इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है कि एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ऑप्शन देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या नागपुर अधिवेशन 1920। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए? देखिए, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या फिर अछूतों के लिए आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो सांप्रदायिक पंचाट था 1932 में, ये पहली बार पृथक निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया था? तो सही उत्तर है अछूतों के लिए, ऑप्शन डी। आप जान लीजिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं और इनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित यानी अछूत वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? ऑप्शन देखिए, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। और आप जान लीजिए कि तारों में जो मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है दोस्तों, ये ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है और तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम के 2 नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कर्क रेखा पर भारत के कुल 8 राज्य स्थित हैं। पहले पश्चिम से चलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य जो है इसमें शामिल है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड।
एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपका झारखंड है जो कि कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आप जान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का उद्देश्य दोस्तों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। आप जान लीजिए कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है और ये उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में किसी एक पटल पर। आप जान लीजिए दोस्तों कि कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक पटल पर रखा जा सकता है। और आप जान लीजिए कि वित्त विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आप जान लीजिए कौन करता है दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और ये कौन सा अनुच्छेद है, आप जानते हैं आर्टिकल 126। दोस्तों अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है। तो कौन है आप बताइए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसमें से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब आइए शोध अभियोग्यता से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनुदैर्य अध्ययन अभिकल्प, पूर्व और पश्च अध्ययन अभिकल्प, इसके अलावा प्रतिनिधि अध्ययन अभिकल्प या फिर द्विनियंत्रण अध्ययन अभिकल्प। तो सही उत्तर क्या है, अनुदैर्य अध्ययन अभिकल्प। आप जान लीजिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जिस शोध अभिकल्प में निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है उसे अनुदैर्य अध्ययन अभिकल्प के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शोध अभिकल्प किसी भी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है और शोध अभिकल्प ही अनुसंधान की आधारशिला है। अगला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि से, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है। ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए, शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यस्मरण या समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है, स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। इसका प्रयोजन व्यक्तिगत भिन्नता से निपटना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। देखिए, अर्ध संरचित, विशेष, संरचित या असंरचित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर है विशेष। विशेष जो है ये साक्षात्कार का प्रकार नहीं है।
और आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि जो साक्षात्कार के प्रकार में अगर आप देखेंगे तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत या वार्ता को साक्षात्कार कहते हैं। ये आत्मनिष्ठ विधि होती है और इसके अनेक प्रकार होते हैं। इसमें विशेष जो साक्षात्कार है वो इंटरव्यू का कोई प्रकार नहीं है, जबकि अर्ध संरचित, संरचित, असंरचित, चयनात्मक, शोध, उपचारात्मक, तथ्य संकलन, ये साक्षात्कार के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताना है। OS X, विंडोज 7, DOS या C++। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो C++। और क्यों नहीं है, तो आप जान लीजिए, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग भाषा है और इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। OS X, विंडोज 7 और DOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये C भाषा का उन्नत रूप है और C भाषा का विकास डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 में किया था, जिसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना था। तो आप जान लीजिए, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न आसान सा है, इसमें पूछा गया है डक डक गो क्या है। तो आप जानते हैं, डक डक गो दोस्तों एक सर्च इंजन है और ये सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी विशेषता है कि यह उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों जैसे गूगल की भांति एकत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, आपको बताना है। ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज या ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। और आप जान लीजिए, वीडियो मेल एक प्रकार का संदेशन प्रणाली या कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें एक वेब कैमरे के द्वारा वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड कर एक ईमेल की तरह भेजा जा सकता है। ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स वीडियो संदेशों के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जाएगी। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा ज्योतिबा फूले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो है राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती 22 मई 2022 से 22 मई 2023 के बीच मनाई जाएगी। और आप जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि गति शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। तो सही उत्तर क्या है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आप जान लीजिए दोस्तों, मई 2022 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2022 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। ऑप्शन देखिए, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया या फिर अंशु मलिक। तो सही उत्तर क्या है, रवि कुमार दहिया। आप जान लीजिए कि अप्रैल 2022 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है और इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों, जो परिवार का उपभोग व्यय है वो भारत में गरीबी अनुमान का आधार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक या फिर कार्योत्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा,
कार्योत्तर पद्धति ऑप्शन डी। आप जान लीजिए दोस्तों, यदि कोई शोधार्थी जो प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो उसे एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का अनुसरण करना चाहिए और कार्योत्तर पद्धति में शोधकर्ता प्रभाव के आधार पर घटना के संभावित कारणों को जानने का प्रयास करता है। ये सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना या फिर अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। आप जान लीजिए, शिक्षण संबंधी जो सहायक उपकरण हैं उनकी उपयोगिता के औचित्य का आधार विद्यार्थियों के अधिगम यानी लर्निंग रिजल्ट को इष्टतम करना है। और आप जान लीजिए कि जब शिक्षण के दौरान पाठ्य सामग्री समझाते समय शिक्षक कई सामग्रियों का प्रयोग करता है तो वो सहायक सामग्री, इन सामग्रियों को द्वारा सीखा गया ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जगाता है बल्कि उनके स्मृति पटल पर अंकित भी रहता है। इन सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणामस्वरूप कक्षा का वातावरण सदैव सकारात्मक बना रहता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।